नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। दिल्ली का हर जानकार इन दिनों यह कयास लगाए हुए है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या अपनी रीति नीति बदल रहे हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को राज्यसभा में मनोनीत करने के बाद से यह कयास शुरू है। डॉक्टर स्वामी की उपयोगिता कई तरह की है। संघ परिवार, भाजपा और नरेंद्र मोदी व अमित शाह ने उनकी उपयोगिता को कई तरह से कूटा हुआ है। डॉक्टर स्वामी ने अपना जैसा जो प्रोफाइल बनाया हुआ है, उसका कोर बिंदु गांधी परिवार का घनघोर विरोध है। दूसरा कोर बिंदु हिंदुत्व मंदिर एजेंडे का बना है। मगर इन्हीं के चलते डॉक्टर स्वामी राजनीतिक अछूत रहे हैं। सन 2014 में उनका लोकसभा टिकट भी नहीं हुआ। एक तरह से अरुण जेटली की सलाह, उनका मध्य मार्ग नरेंद्र मोदी को तब अधिक पसंद था। कांग्रेस और सोनिया गांधी के साथ कामकाजी रिश्ते की उपयोगिता तब मानी गई, इसलिए डॉक्टर स्वामी दूर रखे गए। अचानक वे राज्यसभा में मनोनीत हुए। उन्होंने भिड़ते ही कांग्रेस और सोनिया गांधी पर जैसा हल्ला बोल किया, उसने सारे समीकरण बदल दिए। तभी कयास है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने नया रास्ता अपनाया है। कांग्रेस से सरकार ने जो टकराव बनाया है, वह अदबीच न खत्म हो सकता है और न ढीला पड़ेगा, इसलिए कि ऐसा कुछ भी हुआ तो मोदी सरकार की साख खतरे में पड़ेगी। अगस्ता हेलीकॉप्टर मामले की जांच को अंतिम मुकाम तक पहुंचाना होगा। अरविंद केजरीवाल और उनकी आप पार्टी ने भी इस मामले में जो आक्रामकता दिखाई है, उससे डॉक्टर स्वामी की जरूरत बढ़ गई है। 100 लाख टके का सवाल है कि डॉक्टर स्वामी का अर्थ क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदली सोच, नई अप्रोच नहीं है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। राज्यसभा के 2 वार्षिक चुनावों की घोषणा हो गई है। 24 मई को अधिसूचना जारी होगी और 11 जून को चुनाव होंगे। उसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे। सो 11 जून को उच्च सदन की तस्वीर बदल जाएगी। बरसों तक कांग्रेस से बहुत पीछे रही भारतीय जनता पार्टी लगभग बराबरी में आ जाएगी। कांग्रेस के कुल सदस्यों की संख्या 64 है, जिसमें से 14 सांसद रिटायर हो रहे हैं। उसे आंध्र प्रदेश में 2 सीटों का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना और झारखंड में एक सीट का नुकसान होगा, जबकि कर्नाटक में सिर्फ 1 सीट का फायदा हो रहा है। अगर उत्तराखंड के 9 बागी विधायक वोट नहीं दे पाए तो 1 सीट का और फायदा होगा। तब उसके लौटने वाले सदस्यों की संख्या 10 हो जाएगी और उसकी कुल संख्या 60 होगी। दूसरी ओर भाजपा के 49 सदस्यों में से 14 रिटायर हो रहे हैं। भाजपा को 1 सीट का नुकसान कर्नाटक में हो रहा है और 1 सीट उत्तराखंड में जा सकती है। उसे राजस्थान में 3, महाराष्ट्र में 2 और बिहार में 1 सीट का फायदा हो रहा है। यानी उसके वापसी करने वाले सदस्य कम से कम 18 होंगे। इस तरह उसकी कुल संख्या 53 हो जाएगी। मनोनीत सांसदों में से 3 भाजपा से जुड़ गए हैं और 1 सांसद और भाजपा से जुड़ेंगे। गुजरात में कांग्रेस सांसद प्रवीण राष्ट्रपाल के निधन से 1 सीट खाली हुई है, जो भाजपा को मिलेगी। इस तरह भाजपा के सांसदों की संख्या 58 हो जाएगी। अगर झारखंड और उत्तराखंड में भाजपा का खेल चल जाता है तो तस्वीर उलट जाएगी। तब भाजपा 60 और कांग्रेस 58 हो जाएगी। कांग्रेस नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मशहूर वकील कपिल सिब्बल का इन दिनों जलवा है। अदालत से लेकर राजनीति तक उनके नाम के जयकारे लग रहे हैं। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि उत्तराखंड से सिब्बल का राज्यसभा में आना तय हो गया है। हालांकि इस सीट के लिए कई नेता दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन हरीश रावत की सरकार को बहाल करने में सिब्बल की बड़ी भूमिका रही है। ऊपर से नेशनल हेराल्ड से लेकर अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे तक में कांग्रेस आलाकमान को उनकी उपयोगिता समझ में आ रही है, इसलिए कांग्रेस के आला नेता उनके नाम पर सहमत है। तभी कहा जा रहा है कि सिब्बल 9 बागी विधायकों को वोटिंग से रुकवाने के लिए भी जीत तोड़ प्रयास करेंगे। अगर बागी विधायकों को वोट देने का मौका मिला तो यह सीट भाजपा के खाते में चली जाएगी। राजनीति से अलग अदालत में भी सिब्बल का बहुत अच्छा समय चल रहा है। उन्होंने 2 साल से जेल में बंद सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को पहले पैरोल पर रिहाई दिलाई और उसके बाद उन्हें 1 महीने से ज्यादा और समय दिलवा दिया, ताकि वे बाहर रहकर पैसे का जुगाड़ कर सके। इसी तरह सिब्बल ने देश की तमाम दूरसंचार कंपनियों को भी राहत दिलाई है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी पैरवी से यह फैसला हुआ कि कॉल ड्रॉप होने पर कंपनियों को मुआवजा नहीं देना होगा। इससे कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए का फायदा होगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस की बेहतरी के लिए जो भी प्रस्ताव दे रहे हैं वो ठंडे बस्ते में चला जा रहा है। पार्टी के प्रदेश के नेता और कई राष्ट्रीय नेता भी ऐसा लग रहा है कि उनको फेल करने में लगे हुए हैं। वे पंजाब और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए रणनीति बना रहे हैं और कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि दोनों राज्यों के प्रभारी डॉक्टर शकील अहमद और मधुसूदन मिस्त्री उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। पिछले दिनों प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेताओं से 20-20 समर्पित कार्यकर्ताओं की सूची और टेलीफोन नंबर देने को कहा था। टिकट चाहने वाले बहुत से नेताओं ने ये सूची नहीं दी। ऐसे लोगों को प्रशांत किशोर ने कहा कि
अगर वे समर्पित कार्यकर्ताओं की सूची नहीं दे पाएंगे तो उनको टिकट कैसे मिलेगी। इस सवाल पर शकील अहमद भड़क गए और उन्होंने कहा कि टिकट तय करना प्रशांत किशोर का काम नहीं है। उन्होंने कहा कि टिकट देने का कांग्रेस में एक सिस्टम है और प्रदेश कमेटी व प्रभारियों की राय से पार्टी की चुनाव समिति टिकट तय करती है। इसी तरह राहुल, प्रियंका या शीला दीक्षित को चुनाव का चेहरा बनाने का उनका प्रस्ताव पिट गया है। प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री और प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री को हटाने पर भी फैसला नहीं हुआ है। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस की टिकटों की घोषणा जल्दी कराने का उनका प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया है। वे चाहते थे कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों की घोषणा अगले 2 महीने में कर दी जाए। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बजट सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में जीएसटी बिल पास करने की जरूरत बताई। उन्होंने राज्यसभा से रिटायर हो रहे सदस्यों के विदाई भाषण में कहा है कि अगर उनके रिटायर होने से पहले जीएसटी बिल पास हो जाता तो ये विदाई और बेहतर होती। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बिल देश की भलाई के लिए है। उन्होंने कहा कि इससे बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को सबसे ज्यादा फायदा होता। प्रधानमंत्री ने बताया कि 1-2 राज्यों को छोड़कर देश के लगभग सभी राज्यों को इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने राज्यसभा के 53 सांसदों को विदाई देते हुए कहा कि इन सभी सदस्यों ने कई ऐसे विधेयकों के पारित होने में योगदान दिया है जो देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राज्यसभा में ये फायदा होता है कि हम अपने साथी सदस्यों को विदाई दे सकते हैं और उनका स्वागत कर सकते हैं, लेकिन ये लाभ लोकसभा में नहीं है। उन्होंने कहा कि रिटायर हो रहे सदस्यों ने 2 सरकारों के साथ काम किया और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। गौरतलब है कि राज्यसभा के 2 वार्षिक चुनाव 11 जून को होने वाले हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने आखिरकार कांग्रेस छोड़ दी। लोकसभा चुनाव में हारने के बाद से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि वे दल बदल करेंगे। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से ऐन पहले उन्होंने फिर अपनी पुरानी पार्टी सपा का दामन थाम लिया है। आज लखनऊ में सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव और आजम खान की मौजूदगी में बेनी प्रसाद वर्मा सपा में शामिल हुए। वे पिछले कुछ समय से सपा की तारीफ कर रहे थे। बताया जा रहा है कि सपा उनको राज्यसभा में भेज सकती है और उनके बेटे को विधानसभा की टिकट मिलेगी। माना जा रहा है कि कुर्मी वोट में सेंध लगाने के लिए सपा ने उनको वापस पार्टी में लिया है। गौरतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले कुछ समय से प्रदेश के कुर्मी वोटों को लेकर राजनीति कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसले में कहा है कि आपराधिक मानहानि का कानून बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि ये कानून बना रहेगा। आईपीसी की धारा 499 और 500 को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने चुनौती दी थी। सर्वोच्च अदालत ने इनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। तीनों नेताओं ने कहा था कि ये कानून संविधान से मिले अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन करता है, लेकिन अदालत ने कहा कि किसी की नीतियों की आलोचना अभिव्यक्ति के अधिकार के दायरे में है, उसे गलत नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन ऐसी आलोचना जिससे व्यक्ति विशेष के सम्मान को ठेस पहुंचे वो मानहानि के दायरे में होगी। अदालत ने कहा कि आलोचना की एक सीमा होती है और वो कानून के दायरे में होनी चाहिए, किसी की छवि खराब करने के लिए नहीं। 8 साल पुराने मालेगांव बम विस्फोट कांड में जांच एजेंसी एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा के ऊपर से मकोका हटाने का फैसला किया है। एनआईए की ओर से आज अदालत में दाखिल दूसरी चार्जशीट में साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट दी गई है। उनके अलावा कुछ और आरोपियों को भी जांच एजेंसी ने क्लीन चिट दी है। चार्जशीट के मुताबिक साध्वी प्रज्ञा के ऊपर मकोका का मामला नहीं बनता है। 2008 में मालेगांव में हुए धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई थी और 79 लोग घायल हुए थे। साध्वी प्रज्ञा के वकील ने उम्मीद जताई है कि वे जल्दी ही जेल से रिहा हो जाएंगी। इस मामले में साध्वी के अलावा कर्नल पुरोहित को भी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन एनआईए ने उनके ऊपर से आरोप नहीं हटाया है। देश के कई हिस्सों में सूखे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि फंड की कमी का रोना रोकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं छिपा सकती है। जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस एन.वी. रमन्ना की बेंच ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार ने सामाजिक न्याय के सिद्धांत को बाहर फेंक दिया है। अदालत ने मनरेगा की मजदूरी का मामला उठाते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति क्यों काम करेगा अगर उसे समय पर पैसे नहीं मिलेंगे। अदालत ने सरकार से कहा कि वो मनरेगा की सारी बकाया राशि और जरूरी धन मुहैया कराए। साथ ही अदालत ने ये भी कहा कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को मजदूरी मिलने में हुई देरी के लिए सरकार मुआवजा दे। अदालत ने खाद्य सुरक्षा कानून को प्रभावी बनाने के लिए आयुक्तों की नियुक्ति करने और सूखा प्रभावित इलाकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने का निर्देश भी दिया। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी उपस्थिति, अपनी उपयोगिता सांसद बनने के चंद दिनों में साबित कर दी है। राज्यसभा में कांग्रेस रक्षात्मक बनने को मजबूर हुई। कांग्रेस नेताओं को समझ नहीं आ रहा है कि डॉक्टर स्वामी से कैसे पार पाया जाए। सब सोच रहे हैं
कि मोदी सरकार में डॉक्टर स्वामी का आगे क्या रोल होगा। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। ऐसा लग रहा है कि 2 साल सरकार चलाने के बाद नरेंद्र मोदी को यह समझ में आ रहा है कि वे चाहे या ना चाहे विपक्ष के साथ टकराव रहेगा। उनको यह भी समझ में आ रहा है कि विपक्ष खासकर कांग्रेस उनको सफल नहीं होने देना चाहती है, इसलिए वह विधायी कामकाज में सहयोग नहीं कर रही है। संभवतः यह समझ में आने के बाद नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से कामकाजी रिश्ते बनाकर चलने के बजाय सीधे टकराव का रास्ता चुना है। इसकी पहली बानगी सुब्रमण्यम स्वामी का राज्यसभा में मनोनीत होकर आना है। दूसरा संकेत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोनिया गांधी पर हमला करना है। लोकसभा चुनाव में प्रचार के बाद आमतौर पर मोदी कांग्रेस को निशाना बनाते थे, वे सोनिया पर हमला नहीं कर रहे थे, लेकिन अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में उन्होंने सोनिया को निशाना बनाया। सुब्रमण्यम स्वामी ने राज्यसभा में शपथ लेने के साथ ही अपने को भाजपा का सदस्य घोषित किया और सोनिया गांधी पर हमला शुरू कर दिया। उन्होंने सोनिया के उच्च सदन का सदस्य नहीं होने के बावजूद कई बार उनका नाम लिया। कई चेतावनियों के बाद भी वे सोनिया गांधी का नाम लेते रहे। अगस्ता सौदे में इटली की एक अदालत के फैसले के हवाले उन्होंने सोनिया को कटघरे में खड़ा किया। बाद में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में चुनाव प्रचार के दौरान इटली की अदालत के फैसले का जिक्र किया। अमित शाह तो अपनी हर सभा में इटली का मामला उठा रहे हैं। मोदी, शाह और स्वामी की इस आक्रामक राजनीति के कारण कांग्रेस शुरू में तो रक्षात्मक हुई, लेकिन फिर उसने समझ लिया कि इस राजनीति में आक्रमण ही बचाव का रास्ता है, सो कांग्रेस ने भी आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया। पार्टी ने स्वामी पर गलत बयानी करने का आरोप लगाकर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के खिलाफ भी लोकसभा में पार्टी ने ऐसा ही प्रस्ताव दिया है। इस सौदे के बारे में मीडिया में आई अलग अलग बातों के हवाले कांग्रेस को लग रहा है कि कई ऐसी कमजोर कड़ियां हैं जिनके सहारे जांच को पटरी से उतारा जा सकता है, इसलिए कांग्रेस आक्रामक हुई है। लेकिन यह कांग्रेस का भ्रम है कि वह विशेषाधिकार हनन के नोटिस या आक्रामक रुख से स्वामी को शांत करा देगी। स्वामी के पास सिर्फ अगस्ता वेस्टलैंड का मामला नहीं है, बल्कि कई और रक्षा सौदों के दस्तावेज हैं जिनकी जांच चल रही है। इसके अलावा नेशनल हेराल्ड का मामला भी है, जिसमें स्वामी ने सोनिया और राहुल गांधी को अदालत तक जाने और जमानत लेने के लिए मजबूर किया। उनको लग रहा है कि इस मामले में भी धोखाधड़ी का पुख्ता केस बन रहा है, सो जाहिर है कि एक के बाद एक मसले पर टकराव बढ़ेगा। भ्रष्टाचार के मामलों के अलावा सुब्रमण्यम स्वामी का एक दांव अयोध्या के राम मंदिर का भी है। उन्होंने राज्यसभा में इस पर चर्चा के लिए नोटिस दिया था। वे सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में एक पार्टी बन गए हैं और रोज बरोज सुनवाई के लिए याचिका दी है। उन्होंने दावा किया है कि अगली रामनवमी अयोध्या के राम मंदिर में मनाई जाएगी। जाहिर है यह भी टकराव और ध्रुवीकरण का मुद्दा है। निश्चित रूप से मोदी और शाह दोनों जानते हैं कि स्वामी राजनीति को टकराव और ध्रुवीकरण वाले मुद्दों पर खींचकर ला सकते हैं। अब एक ब्रेक है, उसके बाद मोदी सरकार की दिशा पर चर्चा करेंगे। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के 2 साला अनुभव का रिपोर्ट कार्ड बन रहा है, मगर राजनीतिक तौर पर अभी सरकार और पार्टी जिस मुकाम पर है उससे लगता है कि सियासी एजेंडे और अप्रोच में कायाकल्प होगा। कैबिनेट आदि की फेरबदल से ज्यादा सियासी अप्रोच की फेरबदल अहम है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरीश गुप्ता है। हरीश जी, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने राज्यसभा की सदस्यता पाते ही चंद दिनों में ही एक तरह से अपनी उपयोगिता, अपनी धमक बता दी है। इससे सरकार की दशा या दिशा को लेकर क्या किसी तरह के कोई संकेत मिलते हैं? उनको राज्यसभा में लाने के मायने ये हैं कि सरकार को किस दिशा में जाना है। तो सरकार ने अपनी दिशा तय कर दी, तो दशा तो कांग्रेस पार्टी की खराब होनी चाहिए ना जी। मतलब उनको लाए क्यों है? और उन्होंने आते ही बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी तो नवजोत सिंह सिद्धू ने भी ज्वाइन की, लेकिन उनके आने की अभी कोई दिखाई नहीं दिया कि उनकी क्या धमक है। स्वामी जी ने पहले दिन ही तय कर दिया। जिस दिन से स्वामी जी ने राज्यसभा में पदार्पण किया है कांग्रेस पार्टी ठीक चल रही है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस राज्यसभा के सबसे पुराने सदस्य। 1974 की राज्यसभा का कोई भी सदस्य आज की राज्यसभा में है नहीं। वरिष्ठतम है, 3 बार लोकसभा जीते हैं, तो कोई नौसिखिए नहीं है जी। हार्वर्ड से पढ़े हैं और पढ़ाए हैं जी। तो इसलिए उनको लाने के पीछे मतलब उनकी एक अपनी क्वालिटीज है।
उनके किसी से नहीं, वो बात ठीक है अपनी, वो है। तो एक अभी तक वो हाशिए में थे, अब आए हैं, तो इससे सरकार की दिशा, सरकार किधर बढ़ती हुई लग रही है? देखिए, बुनियादी तौर पर ये कि हिंदुत्व का मुद्दा है या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, या किस मुद्दे के ऊपर डॉक्टर स्वामी से पहचान या अलग दिशा बनेगी? स्वामी से दिशा बनाने के लिए ही तो सरकार लाई है जी, कि भाई आप कांग्रेस पर अपने हमले को तेज करिए, और उस हमले को तेज करने का ही आज ये नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी जो है अगस्ता पे अब आप सड़क पे आके उतर गई है। जी, अरे भाई, अभी तो सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। जी, अभी तो इटालियन कोर्ट का जो जजमेंट है उसकी रोशनी में कुछ कार्रवाई यहाँ पे करने की बातें सुन रहे हैं। हुआ क्या है अभी तक? मतलब 3-4 लोगों को बुला लिया, त्यागी ब्रदर्स को बुला लिया, खेतान को बुला लिया, उससे क्या होना है? जी, ये लड़ाई तो चलेगी ना। जी, भाई नेशनल हेराल्ड केस में गलत केस है, सही केस है, वो अलग बात है, लेकिन स्वामी ने ये दिखा दिया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बेल लेनी पड़ेगी। जी, तो कुछ चैरिटी में स्वामी को नहीं लाई है बीजेपी की हम आपके ऊपर बड़ा मतलब रहम कर रहे हैं। जी, जी, मतलब बीजेपी का भी एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनको लाया गया। नहीं, लेकिन उनके आने से एक जो सद्भाव सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, जो भाजपा का एक की एक बुनावट थी वाजपेयी जी के समय, अडवाणी जी के समय, कांग्रेस भाजपा में जो रिलेशन थी, वो क्या सुब्रमण्यम स्वामी के कारण बिल्कुल अलग हो रही है? ये मोदी और अमित शाह की भाजपा है जी, ये अटल अडवाणी की भाजपा नहीं है। जी, हर एक का स्टाइल अपना होता है। 2 साल से किस किस्म का सद्भाव चल रहा है कांग्रेस और भाजपा में? कहाँ है सद्भाव? जी, तो वो सद्भाव तो दिख नहीं रहा। कांग्रेस का कहना है हम कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन कर रहे हैं, बीजेपी का कहना है कि डिस्ट्रक्टिव पाथ पर है। जी, तो उन्होंने कहा आप डिस्ट्रक्टिव पाथ पे हो तो ये लो हमारी मिसाइल का एक पहला तीर है। जी, तो स्वामी जो है उस तरकश के, मोदी के तरकश के वो तीर हैं जी, जो उन्होंने चला दिया। लेकिन स्वामी खुद भी अपनी महत्वाकांक्षा, स्वामी का खुद का भी अपना एजेंडा, वो भी तो अपनी जगह एक हकीकत है। उसको कैसे हैंडल किया जाएगा? मैंने आपको क्या बताया कि स्वामी की अपनी एक शख्सियत है। मतलब वो तर्कस नहीं है, वो अपने आप में देखिए, जो लाए हैं उनका काम वो करेंगे जी, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि वो अपना काम छोड़ देंगे। जी, अरे भाई, आपने मुझे जो काम सौंपा है वो मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाऊंगा, जी, लेकिन मेरे तरकश में तो और भी तीर है। जी, अब वो मैं किसी और पे चलाऊंगा, वो तो उसकी बानगी आप देख ही रहे हो। जी, जी, वो तो छुपी नहीं है, जी, वो तो खुलेआम चल रही है। जी, क्योंकि स्वामी कोई काम छुप के नहीं करते हैं, जी, वो सामने से वार करने वाला आदमी है। जी। तो उस नाते भाजपा की या केंद्र की मोदी सरकार और पार्टी के स्तर पर किस तरह का बुनियादी फर्क आप आते हुए महसूस करते हैं? अब ऐसा है कि स्वामी जी को आप लाए हैं तो भुगतना भी पड़ेगा ना। हाँ, तो पार्टी उसका कुछ प्राइस भी देगी। जी, अब उसमें उस तूफान में, झांझावत में जी, कौन कौन लपेटे में आएगा, कौन कौन मुश्किल में पड़ेगा, जी, क्योंकि स्वामी तो रुकने वाली है नहीं। जी। नहीं, तो आपके अनुसार भाजपा बतौर पार्टी क्या मंदिर वाले इश्यू के ऊपर ज्यादा रहेगी, या केवल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ ही हल्ला वाले मामले के ऊपर ज्यादा होगा, या कुछ उनका प्रशासकीय अनुभव भी डॉक्टर स्वामी का संभव है? प्रशासकीय अनुभव के हिसाब से तो मुझे लगता नहीं लाया गया है। नहीं, देखिए, डॉक्टर स्वामी का अदालत से लेकर और तमाम जो जितने अनुभव रहे, जितनी जो अदालत को हैंडल करने से लेकर तमाम बातें जो उनकी उपलब्धि, उसमें उनमें कहीं उपयोग होता हुआ नहीं लगता, या केवल हल्ला बोल रहेगा? मैं खैर उस पर अभी इसलिए नहीं कहूंगा कि वो अभी कैबिनेट रिशफल होना है, नहीं होना है, कब होना है जी, लेकिन स्वामी को जिस उपयोग के लिए लाया गया है जी, वो अभी बाकी है। हाँ, क्योंकि पूरी राज्यसभा में उनके जैसा शार्प अटैक कांग्रेस पे, डायरेक्ट अटैक। जी, देखिए, एक बात समझ लीजिए, एक होता है डायरेक्ट अटैक, मतलब उनमें ये क्षमता है कि अपने एक वाक्य से राज्यसभा डिस्टर्ब कर सकते हैं। जी, उनमें ये भी क्षमता है कि अपना पूरा भाषण देने के बाद जी, डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट करने में भी वो 4 दिन लगा सकते हैं। जी, जी, तो ये वो उनकी जो काबिलियत है जी, उसको मोदी जी किस ढंग से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब क्योंकि वो राज्यसभा में आ गए हैं तो ये भाजपा को भी कहीं ना कहीं भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा भी उन्होंने उठाया, जी, जो ज्यादा छपा नहीं अखबारों में, जी, जी, लेकिन उन्होंने उठाया।
मतलब और जब उठाया तो लोग समझे वो कुछ अगस्ता का मसला उठाने वाले, इसलिए कांग्रेसियों ने रोक रहे थे जी। हम नहीं उठाने देंगे। अरे उसने कहा भैया मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर तो सुन लो। तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर सुनने को ही अपोज कर रहे थे कांग्रेसी। जी जी। बाद में पता लगा वो तो राम टेम्पल, जब राम टेम्पल सुना तो कांग्रेसी बड़े खुश हुए, ताली बजाई। जी। तो स्वामी जो है भारतीय राजनीति के मार्वरिक, मैं कहूंगा, जी राजनेता है जी। और उनका भी उपयोग और उनकी भूमिका भी बहुत कुछ देखने को मिलेगी, ये आप मानते मेरा हैं? ख्याल है जो लोग लाए हैं उनकी सारी भूमिकाएं जानते होंगे। जी जी। हरीश जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें।